विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जन्म, उसके संगठन और उसके कार्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थायी शांति की स्थापना के प्रयास किए जाने लगे, जिससे आने वाले समय में विश्व ऐसी विभीषिका से सामना न कर पाए। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी, परंतु उसके निर्माण में काफ़ी कमियां थी। उसे सैनिक शक्ति प्राप्त नहीं थी, उसे मित्र राष्ट्रों से अपना क्लब जैसा बना दिया। बड़े देशों ने इसका अपने हित के लिए उपयोग किया तथा छोटे देशों की सुरक्षा में नाकाम रहे। साथ ही शक्तिशाली देश अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, किंतु वो राष्ट्र संघ का जन्मदाता था वुडरो विल्सन। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सैनिक शक्तियों से परिपूर्ण किया गया और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी एक सेना है और वो पूरे विश्व में कहीं भी आ जा सकती है। और साथ ही विजित और विजेता दोनों ही राष्ट्र इसके सदस्य बनाए गए हैं। अमेरिका इसका संस्थापक देश बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण से पहले कई सम्मेलन हुए, जो इस प्रकार है। पहला सम्मेलन है अटलांटिक चार्टर। 14 अगस्त 1941 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक महासागर में एक पोत पर यानी जहाज पर मिले। उन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्ध उद्देश्यों को जारी किया, जिसे अटलांटिक घोषणा पत्र कहा जाता है, क्योंकि इस घोषणा का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की जनता व सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया था। इस चार्टर की 14 अगस्त 1941 की घोषणा इस प्रकार है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन दोनों देशों के जो मुखिया थे उनको ये महसूस हुआ क्यों ना इस युद्ध को रोके और एक चिरस्थायी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ या ऐसा कोई संगठन बनाए जो इसका परिपालन कर सके। तो इसके उद्देश्य पहले थे, मित्र देश प्रादेशिक लाभ या अन्य किसी भी प्रकार की शक्तिवृद्धि नहीं चाहते थे। वे संबंधित लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रादेशिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये अटलांटिक चार्टर में था। वे प्रत्येक राष्ट्र के अपनी सरकार का स्वरूप निर्धारित करने के लिए अधिकार का सम्मान करते हैं। वे चाहते हैं कि जिन राज्यों की सत्ता व स्वशासन के अधिकारों को बलपूर्वक छीना गया वे उन्हें वापस मिल जाए। वे नाजी अत्याचारों की समाप्ति के बाद विश्व में ऐसे शासन व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिससे सभी राष्ट्र की, वे चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, चाहे वे विजेता हो या उपविजेता हो या हारे हुए हो, भय एवं युद्ध से मुक्ति मिले तथा शांति व सुरक्षा का आश्वासन भी प्राप्त हो सके। बल प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए, ये अटलांटिक चार्टर में था। अटलांटिक चार्टर की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 4 स्वतंत्रताओं की घोषणा के अनुरूप ही था। रूजवेल्ट ने 6 जून सन 1941 को 4 घोषणाओं इससे पहले कर दी थी। वो थी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी विश्वास के अनुसार धार्मिक प्रार्थना की स्वतंत्रता, अभाव, गरीबी तथा बेकारी से मुक्ति, भय से मुक्ति, निर्बलों को सुरक्षा का आश्वासन। अब दूसरा जो एक वापस सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, पहला था अटलांटिक, दूसरा था 1942 की घोषणा। धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले 21 देशों ने, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और भारत जैसे देशों ने जनवरी 1942 में एक घोषणा पत्र जारी किया और अटलांटिक घोषणा पत्र का समर्थन किया। मित्र राष्ट्रों ने इस समूह को संयुक्त राष्ट्र संघ को घोषणा का, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रारंभिक अवस्था थी। उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटेन के साथ भारत खड़ा था। ये गांधी जी के आह्वान पर हुआ था शुरुआत में। फिर तीसरा चरण है मास्को सम्मेलन 1943। अक्टूबर 1943 में मास्को में मित्र राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया को जर्मनी से पुनः अलग कर दिया जाएगा
और महायुद्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाएगा। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन बनाने का निर्णय लिया। यही संगठन बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विकसित हुआ। चौथा चरण, तेहरान सम्मेलन। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, यानी ये ब्रिटेन, अमेरिका, स्टालिन रूस के थे, ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन में मिले। इसमें मित्र राष्ट्रों को जीत का विश्वास व्यक्त किया और निर्णय लिया कि मित्र राष्ट्रों द्वारा दूसरा मोर्चा शुरू करते ही सोवियत रूस जर्मनी पर जोरदार आक्रमण करेगा। छोटे बड़े राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाए। 5वां चरण है डम्बर्टन या आक्स सम्मेलन 1944। यह 21 अगस्त से शुरू हुआ, 7 दिसंबर 1944 तक चला। अमेरिका के डम्बार्टन ऑक्स नगर में सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य चार्टर था। इस सम्मेलन का एक विवादास्पद विषय था सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान करना या नहीं, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर 6वां चरण है याल्टा सम्मेलन 1945। क्रीमिया के याल्टा नगर में रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद की मतदान पद्धति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया और जो वीटो पावर है उसको लागू किया, उसको बनाया। वीटो का मतलब है एक विशेष मत, इसका अर्थ है मैं मना करता हूँ, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्यीय स्थायी देश हैं उन्हीं को ये पावर है, वीटो पावर। उनमें से अगर एक भी देश खिलाफ मत दे दे, वीटो पावर का प्रयोग कर दे, तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता है। फिर 7वां चरण था सैन फ्रांसिस्को, और इसको अंतिम चरण भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। यह सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला, जिसमें 51 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन, अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व है यहाँ पर जन्म होता है, वो ध्यान से सुने। 51 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हॉल में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए और अंत में सभी के समर्थन से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन का निर्माण हो गया। इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी सन 1946 को लंदन के वेस्ट मिलर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्के नीले रंग का है, जिस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इस मानचित्र पर दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं हैं जो नीचे से जुड़ी हुई है तथा ऊपर से खुली हुई है। अब मैं बता दूं कि 51वां जो देश था, यानी 51 राष्ट्रों ने भाग लिया था इसके गठन में, और 51वां देश था जो जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, उसका नाम है पोलैंड, और भारत इसके गठन से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। पहली अंग्रेजी, दूसरी फ्रांसीसी, तीसरी चीनी, रूसी, अरबी, परंतु कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और केवल फ्रांसीसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या है आइए उसको जानें। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है पारस्परिक सहयोग तथा बातचीत से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों व मतभेदों का निपटारा। तीसरा है मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। चौथा है विश्व में वंश, लिंग, जाति, धर्म आदि के भेदभावों को मिटाना। मनुष्य के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करना तथा सभी देशों का सहयोग प्राप्त करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में सिद्धांत का उल्लेख है। पहला सिद्धांत है संप्रभुता एवं समानता का सिद्धांत। दूसरा है उत्तरदायित्व को पूरा करने का सिद्धांत। तीसरा है विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। चौथा है एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण नहीं करना। पांचवा है
चार्टर की भावना के विपरीत कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता नहीं करना और संघ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में सहयोग देना। छठा है, संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कोई गैर सदस्यीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को भंग नहीं करे। सातवां है, विश्व शांति व सुरक्षा के लिए जब तक आवश्यक नहीं हो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी संगठन में कौन कौन से अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है जो इस प्रकार है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। तो ये कैसे कैसे कार्य करते हैं उसको हम जाने। पहला, महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण सभा है। इसे विभिन्न राष्ट्रों की संसद भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र यानी जो सदस्य राष्ट्र है वे 5-5 प्रतिनिधि भेजते हैं, किंतु प्रत्येक राष्ट्र सदस्य को एक मत देने का ही अधिकार है। सामान्य मामलों के निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित विषयों पर विचार करना तथा अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। इसे अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है। यह केवल सुरक्षा परिषद के सम्मुख अपनी संस्तुति यानी प्रस्तुति दे सकता है, प्रेजेंटेशन। प्रतिवर्ष सितंबर में इसकी सामान्य बैठक की जाती है। इसका महासचिव सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर विशेष सभा को आमंत्रित करता है। महासभा एक चुनावकर्ता संस्था है। इसे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार है। अब दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यकारी संस्था है। इसकी कुल सदस्य संख्या 11 है, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी है जो इस प्रकार है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन और रूस ये स्थायी सदस्य देश है। इनको वीटो का अधिकार मिला हुआ है। भारत कई वर्षों से ये मांग कर रहा है कि उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नियुक्त किया जाए, लेकिन भारत अब तक लगभग 7 बार अस्थायी सदस्य देश रह चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और 2-2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा सदन के 2/3 बहुमत की पुष्टि से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे ताकतवर संस्था है। इसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में पूछताछ संशोधन का अधिकार प्राप्त है। युद्ध की संभावना पर अंकुश लगाना है। आक्रामक देश के विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाना इसका अधिकार है। स्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार प्राप्त है। अब तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इस सभा में 18 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 27 है। इस परिषद के सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। यह पूरी तरह से महासभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस संस्था का मूल सिद्धांत जीवन मूल्यों को ऊंचा उठाना, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करना, मानव अधिकारों एवं आधारभूत स्वतंत्रताओं के लिए सार्वलौकिक आदर भावना से प्रोत्साहित करना। यह संस्था अनेक विशिष्ट समितियों के सहयोग से अपना कार्य करती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भोजन, कृषि संगठन आदि। ये समितियां विश्व की सामाजिक या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है और उन पर महासभा तथा विभिन्न राष्ट्रों के समझ अपनी संस्तुति प्रस्तुत करती है। चौथा अंग है न्यास परिषद। यह परिषद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधियों एवं उन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा गठित की जाती है जो उपनिवेशों के प्रशासन की देखरेख करते हैं। न्यास परिषद मुख्य कार्य अपने सुपुर्द किए गए प्रदेशों की जनता के हितों की रक्षा करना तथा उन देशों के प्रशासन में महासभा के कार्यों में सहायता करना। यह परिषद उपनिवेशों की शिकायतों को सुनता है, लेकिन उन पर शिकायतों को दूर करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाने का इनको अधिकार नहीं है। अब अगला अंग है 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक विभाग है। इसमें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए निर्वाचित 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका मुख्य कार्य कानूनी कठिनाई को सुलझाना है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच उत्पन्न हो जाती है, और विभिन्न राज्यों से संबंधित विवादों पर विचार एवं निर्णय देना जो उसके पास महासभा अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा प्रेषित किए जाते हैं।
इसका जो मुख्यालय है हॉलैंड यानी नीदरलैंड के हेग नगर में है और इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन सन 1919 में ही कर दिया गया था, जो राष्ट्र संघ में भी एक अतिरिक्त कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करते आ रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका स्थायीकरण कर दिया गया। छठा अंग है सचिवालय। सचिवालय के मुख्य नियंत्रक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर की जाती है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य समितियों की सहायता करना है। इसके महासचिव को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रगति रिपोर्ट महासभा के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या कार्य किए। पहला कार्य था ईरान की समस्या का समाधान। 1 जनवरी सन 1946 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रूस के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की। इस शिकायत का मूल कारण यह था कि रूस ने ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया था, जो उसकी अनाधिकार चेष्टा थी। इस प्रकार ईरान ने सुरक्षा परिषद उसके हस्तक्षेप करके उसे समाप्त करने का आग्रह किया, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। परंतु इंग्लैंड ने ईरान का समर्थन किया और अंततः रूस की सेना को ईरान से हटाना पड़ा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण और पहली उपलब्धि थी। फिर थी सीरिया व लेबनान। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से शिकायत की कि वहाँ से इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं को हटाने का आदेश दे। उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल कर्तव्य है कि वे सभी राज्यों की संप्रभुता की रक्षा करे और इस समस्या को सही तरह से निपटा दिया गया। अब है आर्थिक उपलब्धियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक कार्य को संपन्न करने के लिए मुख्य रूप से 4 संगठन स्थापित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना के समय ही कर दी गई थी। इसका कार्य मजदूरों, मिल मालिकों, सरकार के त्रिपक्षीय संबंधों की व्याख्या करना, अतः संबंधित समस्याओं का समाधान करना इसका कार्य है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सर्वप्रथम संगठन के रूप में की गई। इसका मुख्य कार्य खाद्य एवं कृषि संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, अनुसंधान करना, विश्व में खाद्य सामग्री तथा कृषि परिस्थितियों का निरीक्षण तथा विभिन्न सरकारों को इस संबंध में आंकड़े, अनुमान और भावी संभावनाओं से अवगत कराना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी सहयोग, वर्दी विनिमय की बाधाओं को दूर करना और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। एक संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया था 10 दिसंबर सन 1948 को, जो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। अब है शैक्षणिक उपलब्धियाँ। शैक्षणिक कार्यों को संपन्न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, की स्थापना 4 नवंबर सन 1945 को की गई थी। इसके मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, विशेष समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ भेजना, वैज्ञानिकों के मध्य संपर्क और संबंध स्थापित करना। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने तनाव व जातीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा संबंधी पुनर्निर्माण आदि कार्य किया। अब स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के संविधान को 7 अप्रैल सन 1948 को लागू किया गया। इस संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन व समन्वय करना, महामारियां, बीमारियों के उन्मूलन के कार्यों को प्रोत्साहन करना, आहार, पोषण, सफाई आदि कार्य करने की दशाओं में सुधार, शिशु एवं मातृ कल्याण कार्यों में वृद्धि करना। अब जो सारांश है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो इस प्रकार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं, उसको हम एक स्मरणीय तथ्य के रूप में मुख्य टॉपिक एक बार और सुने। 1 सितंबर सन 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने की घटना से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है और इससे पहले भी जो धुरी बनी थी वो है 6 नवंबर सन 1937 को रोम बर्लिन टोक्यो दूरी की स्थापना और 7 दिसंबर
सन 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर सन 1941 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक एटम बम गिराया गया जिसका नाम लिटिल बॉय था। 7.5 लाख जनसंख्या कालकलवित। फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु एटम बम गिराया जिसका नाम फैटमैन। इसमें भी 7.5 लाख लोग कालकलवित हुए। 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी शर्त के और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो 2174 दिन चला और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ आज अपने कार्य के लिए जाना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका विश्व में अनुकरणीय एवं उदाहरणीय पहल है।